गुफा में रहने वाली गरीब बहू को मिला अरबपति ससुराल। सोनम और उसका परिवार जंगल की एक गुफा में रहते थे। वो जंगलों से लकड़ियां बीनकर उसे जलाकर खाना बनाते थे और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन गुफा के अंदर एक किनारे बनी रसोई में अरुणा ने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया और अपने पति और बेटी के लिए खाना परोसा। खाना खाते हुए सोनम कहती है, माँ, इस गुफा में रहते हुए हमें खाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। हाँ बेटा, भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे जीवन से ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। खाना खाकर भी लोग गुफा में ही चटाई बिछाकर उस पर सो जाते हैं। रात को वो गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और सोनम उठकर बैठ जाती है और घबराते हुए अपने पिताजी से कहती है, पिताजी देखिए ना, फिर एक बार शेर की दहाड़ने की आवाज आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जाइए ना, जल्दी कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शेर गुफा के अंदर ही आ जाए। अरे तुम लोग इतना क्यों घबरा रही हो, मैं हूं ना। ऐसा कहकर किशोर उठता है और एक मशाल जलाता है और मशाल को लेकर बाहर निकल जाता है। वो उस मशाल को हवा में हिलाता है और शेर उसे देखकर वापस लौट जाता है। फिर केशव उस मशाल को गुफा के दरवाजे पर ही लगा लेता है और अंदर आकर कहता है, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, शेर वापस जा चुका है, आराम से सो जाओ। आप चैन से सोने की बात कर रहे हैं? भला इस गुफा में किसे चैन से नींद आएगी? हमारी एक ही बच्ची है, मजबूरी से हमें गुफा में रहना पड़ रहा है। रोजाना तो हम मौत को छू कर वापस आते हैं। हाँ पिताजी, मुझे तो ऐसे ही लगता है किसी दिन शेर हमें खा जाएगा। बेटा, अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज हम भी अपने घर में सुखी रहते। किशोर का शहर में अपना एक घर था और उसी घर के सामने एक छोटी सी किराने की दुकान भी थी। सोनम भी बस से कॉलेज आना जाना किया करती थी और सोनम को पेंटिंग का हमेशा से ही शौक था। वो एक बड़ी पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन अचानक जब सोनम कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है और उसके माता पिता बाहर खड़े हैं। सोनम अपने पिताजी के पास आई और बोली, पिताजी, ये सब क्या हो गया? हमारे घर में आग कैसे लग गई? अरे ये तो नहीं पता बेटा, लेकिन शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर था। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था और कहीं से कोई मदद न मिलने की वजह से हमें यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। वो तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि इस गुफा के किनारे हमारा एक छोटा सा पुराना खेत था, जिसे साफ करके हम यहाँ खेती करते हैं और हमारा गुजारा चल जाता है, वरना भगवान ही जाने हमारा क्या होता। अरे भाग्यवान, अब ज्यादा परेशान मत हो और सो जाओ। ऐसा कहकर वो सभी सो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद केशव कहता है, ठीक है, अब मैं खेतों पर चलता हूँ, मुझे सब्जियाँ तोड़कर बाजार में बेचने भी जाना है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप अकेले भला कितना काम करोगे? ऐसा कहकर अरुणा भी केशव के साथ खेतों में आ जाती है और वो दोनों मिलकर खेतों में सब्जियां तोड़ते हैं और फिर दोनों बाजार में ले जाकर उसे बेचते हैं। तभी वहाँ उनकी एक ग्राहक नम्रता आती है और कहती है, और अरुणा बहन कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, तुम सुनाओ। अरुणा बहन, तुम्हें पता है हमारे एरिया में एक पेंटिंग की प्रदर्शनी लगने वाली है। आसपास के सभी लोग वहाँ अपनी अपनी पेंटिंग लगाएंगे। तुम्हारी बेटी भी तो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को इस प्रदर्शनी में भेजो। बहन, अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, मैं आज ही घर जाकर सोनम से बात करती हूँ। इधर सोनम गुफा की साफ सफाई करती है और सारा काम खत्म करने के बाद सोनम अपने आप से कहती है, माँ और पिताजी तो है ही नहीं और घर का सारा काम भी खत्म हो गया है। मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? ऐसा करती हूँ कि एक पेंटिंग कर लेती हूँ। सोनम अपनी पेंटिंग का सामान निकालती है और पेंटिंग करने बैठ जाती है। वो एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है। शाम को जब उसके माता पिता सब्जी बेचकर आते हैं तो उसकी पेंटिंग को देखकर कहते हैं, अरे वाह सोनम बेटिया, तुमने तो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। बेटा, हमारे गांव की नम्रता बहन मिली थी, वो बता रही थी कि हमारे एरिया में एक प्रदर्शनी लगने वाली है। बेटा, तू तो इतनी अच्छी पेंटिंग करती है, तू भी अपनी पेंटिंग उस प्रदर्शनी में लगा लेना। हाँ माँ, मैं जरूर अपनी पेंटिंग को एग्जीबिशन में लगाऊंगी। वैसे आप लोग काफी थक गए होंगे, आप बैठिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ। ऐसा कहकर गुफा में बनी हुई रसोई में जाती है और अपने माता पिता को खाना परोसते हुए बोलती है, माँ, हमारे खेतों में उगी हुई सब्जियाँ सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। शाम होने के साथ साथ गुफा में अंधेरा बढ़ रहा था, इसलिए खाना खाने के बाद केशव मशाल जलाकर गुफा के अंदर रख देता है और एक मशाल गुफा के बाहर रख देता है। फिर वो लोग लकड़ी की बनाई पलंग पर सो जाते हैं। अगले दिन सोनम भी केशव और अरुण के साथ खेत से सब्जियां तोड़वाती है। तभी टमाटर तोड़ते हुए वो कहती है, पिताजी, हमारे खेतों के टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। सब्जियां तोड़ने के बाद सोनम अपनी पेंटिंग को लेकर आती है और कहती है, चलिए पिताजी, आज मुझे प्रदर्शनी भी जाना है। और वो लोग बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। केशव बाजार में सब्जियां रखकर अरुणा से कहता है, अरुणा तुम यहीं बैठो, मैं सोनम को प्रदर्शनी में छोड़ कर आता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए। उसके बाद केशव सोनम को लेकर प्रदर्शनी में पहुंचता है और वो उसे प्रदर्शनी के गेट पर छोड़कर कहता है, सोनम बेटा,
अब तुम प्रदर्शनी में जाकर अपनी पेंटिंग लगवा दो। तब तक मैं तुम्हारी माँ के साथ सब्जियां बेचने में मदद कर देता हूँ। शाम को प्रदर्शनी बंद होने से पहले मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी, अब आप जाइए। सोनम के पिता वहां से चले जाते हैं और सोनम अंदर आकर अपनी पेंटिंग को प्रदर्शनी में लगवा देती है। वहां पर दूर दूर से प्रदर्शनी में पेंटिंग देखने के लिए लोग आने लगते हैं। मोहित भी पेंटिंग देखने प्रदर्शनी में आता है। मोहित पेंटिंग देख रहा था, तभी उसकी नजर सोनम की पेंटिंग पर जाती है। मोहित उस पेंटिंग के पास आता है और उसे देखकर अपने आप से कहता है, वाह, ये पेंटिंग तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल अलग। आखिर इतनी सुंदर पेंटिंग यहाँ किसने लगाई है? मोहित आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो ऑर्गेनाइजर के पास जाता है और पूछता है, एक्सक्यूज मी, वो जो पेंटिंग वहां लगी हुई है वो किस पेंटर ने बनाई है? ऑर्गेनाइजर एक कुर्सी की तरफ इशारा करता है जहां एक लड़की बैठी थी। मोहित उस लड़की की तरफ बढ़ता है। मोहित उस लड़की को देखकर मन ही मन सोचता है, तो यही है वो पेंटर जिसने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। वैसे ये है भी बहुत सुंदर, पास जाकर बात करता हूँ। मोहित सोनम के पास जाता है और कहता है, जी नमस्कार, मैंने आपकी पेंटिंग देखी, वो बहुत सुंदर है। सोनम कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर नमस्कार करती है और कहती है, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी सुंदर पेंटिंग बनाते हो, आपको तो पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहिए। सचमुच आपके हाथों में बहुत टैलेंट है। जी चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन हम गरीबों की किस्मत में ये सब कहाँ। सोनम ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहां केशव आ जाता है और कहता है, सोनम बेटा, अब चलो, शाम हो रही है, फिर हमें घर भी पहुंचना है। हाँ पिताजी, चलिए चलते हैं। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सोनम अपने पिता के साथ वहां से चली जाती है। मोहित भी अपने घर आ जाता है। तभी मोहित की माँ उसे देखकर कहती है, अरे बेटा, आ गया तू। कैसी थी पेंटिंग की प्रदर्शनी? माँ, प्रदर्शनी तो बहुत अच्छी थी, पर मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और बातें करते हुए खाना खा लेते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। लेकिन मोहित सोनम को भूल नहीं पाता और अगले दिन मोहित उसी एग्जीबिशन में पहुंचता है और सोनम को ढूंढने लगता है, लेकिन सोनम उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब मोहित ऑर्गेनाइजर के पास जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, आपकी गैलरी में वो जो पेंटिंग लगी है उसके पेंटर से मुझे मिलना है, वो मुझे कहाँ मिलेगी? अच्छा, आप सोनम की बात कर रहे हैं? अरे यहाँ से 10 किलोमीटर आगे सीधी रोड पर ही एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में बाईं साइड पर एक गुफा है। सोनम और उसका परिवार किसी मजबूरी की वजह से उसी गुफा में रहते हैं। ये सुनकर मोहित को बहुत हैरानी होती है। तब मोहित अपनी कार से सोनम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो 10 किलोमीटर आगे जाकर जंगल के किनारे कार पार्क करता है और फिर रमन की बताई हुई दिशा में आगे चलता है। काफी दूर चलने के बाद उसे सोनम खेतों में काम करती हुई दिखाई देती है। मोहित सीधे सोनम के पास पहुंचता है। तभी सोनम मोहित को देखकर कहती है, अरे आप यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया। तुम यहीं रहती हो क्या? वो जो सामने एक गुफा दिखाई दे रही है ना, हम लोग वहीं रहते हैं। सोनम सारी बातें मोहित को बता देती है। यह सब सुनकर मोहित सोनम को प्रपोज करते हुए कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने घर में बात करूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। सोनम भी हाँ कर देती है। शाम को मोहित अपने घर आता है और अपने परिवार को सारी बातें बताते हुए कहता है, माँ, सोनम बहुत अच्छी है, मुझे तो वो बहुत पसंद है। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी दोनों बहुएं इतने ऊंचे खानदान से है, ऐसे ही मैं किसी राह चलती गुफा में रहने वाली लड़की को अपने घर की छोटी बहू थोड़ी ना बनाऊंगी। अरे अरबपति ससुराल की बहू बनेगी, वो कोई आम बात है क्या? और नहीं तो क्या देवर जी, माँ जी सही कह रही हैं। आखिर हम खानदानी लोग हैं, हमें अपने खानदान का कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा। माँ, मैं आपको पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, वरना कभी नहीं करूंगा। माँ, देवर जी को अगर वो लड़की इतनी ही पसंद है तो मान जाइए ना। एक एक करके सभी लोग सविता को समझाते हैं। सभी के प्रेशर डालने पर सविता मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनम अपने माता पिता को मोहित के बारे में सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर केशव कहता है, बेटा, अगर तुझे वो लड़का पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगले दिन मोहित के सभी घर वाले मोहित के साथ सोनम के घर रिश्ता लेकर आते हैं। गोपाल दास केशव से कहते हैं, भाई साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए, बस हमें ये बता दीजिए कि बारात लेकर कब आना है। अरे आप तो जानते हैं कि हम इस गुफा में मजबूरी में रहते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आप लोगों को बराबरी में अपनी बेटी की विवाह कर सके। अरे कोई बात नहीं है, शादी का खर्चा हम ही उठा लेंगे, लेकिन शादी धूमधाम से होनी चाहिए। और इस तरह सोनम और मोहित की शादी की बात पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद मोहित की धूमधाम से बारात निकलती है और बारात गुफा के बाहर आती है। इस तरह मोहित और सोनम की धूमधाम से शादी हो जाती है और सोनम दुल्हन बनकर मोहित के घर आ जाती है। निहारिका सोनम की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ आओ देवरानी जी, हमारे घर में आपका स्वागत है।
सोनम कलश गिराकर अंदर आती है और अपने इतने बड़े महल जैसे घर को देखकर हैरान रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये भगवान, इतना बड़ा घर और ये सब बड़े बड़े फर्नीचर और झूमर तो कितने खूबसूरत है। इतना बड़ा और शानदार घर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये मैं इतने बड़े घर की बहू बन गई। और फिर वो अपने कमरे में आती है। अपने कमरे की खूबसूरती और शानदार सजावट देखकर वो हैरान रह जाती है। इतना खूबसूरत और आलीशान कमरा है, ये मैंने तो ऐसा कभी कुछ सपने में भी नहीं सोचा था। सोनम, आज तुमने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। सोनम मोहित की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अगली सुबह सविता निहारिका को कुछ कपड़े और जेवर देकर कहती है, बहू, उस गरीब को ये कपड़े और गहने ले जाकर दे दो। उसने तो कभी ऐसे कपड़े और गहने देखे भी नहीं होंगे, लेकिन हमारा भी एक स्टैंडर्ड है, दिखावे के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा। निहारिका वो सब सामान लेकर सोनम के कमरे में जाती है और कहती है, देवरानी जी, आज आपका रिसेप्शन का प्रोग्राम है, चलिए मैं आपको अपने हाथों से तैयार कर देती हूँ। ऐसा कहकर निहारिका सोनम को भारी साड़ी और ज्वेलरी पहनाकर उसका मेकअप कर देती है और उसे तैयार कर देती है। फिर वो सोनम को देखकर कहती है, देवरानी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, चलिए पार्टी में चलते हैं। निहारिका अपनी देवरानी सोनम को लेकर पार्टी में आ जाती है। मोहित भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सभी मेहमान आने लगते हैं। मेहमान सोनम को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रिसेप्शन खत्म हो जाता है और सभी लोग चले जाते हैं। तब मोहित अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, आप तो जबरदस्ती परेशान हो रही थी। देखा सभी मेहमान सोनम की कितनी तारीफ कर रहे थे। तू मुझे मत सिखा, सोनम खानदानी लड़की ना थी और ना ही कभी हो सकती है। ऐसा कहकर गुस्से में सविता वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सोनम नहा धोकर तैयार हो जाती है। तब मोहित उसे देखकर कहता है, अरे सोनम, इतनी जल्दी क्यों उठ गई तुम? तुम्हें आराम से उठना चाहिए था। नहीं मोहित जी, आज मेरी पहली रसोई है और आज मैं सभी लोगों का खाना खुद ही बनाऊंगी। मैं माँ जी के पास ही जा रही हूँ, उनसे पूछ लूंगी कि खाने में क्या बनेगा। ऐसा कहकर सोनम अपने सिर पर पल्लू रखकर अपने घर से बाहर आती है और अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। हमारे घर में क्या रसोइयों की कमी है जो तू खाना बनाएगी? हम रसोइयों से खाना बनवा लेंगे, तू रहने दे। माँ जी, मैं जानती हूँ कि हमारे घर में रसोइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आप सबको अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर सोनम रसोई में जाती है और सबसे पहले वो गैस पर स्वास्तिक बनाकर चूल्हे की पूजा करती है। उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है, माँ जी ने तो मुझे खाना बनाने के लिए मना कर दिया, कम से कम मैं अपने हाथों से शगुन के लिए मीठा तो बना ही लेती हूँ। ऐसा सोचकर सोनम खीर बनाने के लिए सारा सामान ढूंढने लगती है। तभी निहारिका वहां आती है और कहती है, देवरानी जी, क्या ढूंढ रही हो? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? हाँ जेठानी जी, मुझे खीर बनाने का सामान चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहा है। निहारिका सोनम को दूध, शक्कर, घी, खोआ और ड्राई फ्रूट्स निकाल कर दे देती है और कहती है, देवरानी जी, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा कहकर निहारिका वहां से चली जाती है। तभी सोनम सभी के लिए खीर बनाती है और फिर सबको डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। खीर खाकर गोपाल दास कहते हैं, बहू, खीर तो तुमने सचमुच बहुत ही अच्छी बनाई है। हाँ पिताजी, सोनम के हाथ की खीर खाकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। भाई, खीर तो मुझे भी बहुत पसंद आई। माँ, आप भी खाइए ना, बहुत अच्छी बनी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी है, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती। देवरानी जी, मैं भी डाइटिंग पर हूँ, इसलिए मैं भी नहीं खा सकती। आप चिंता मत कीजिए जेठानी जी और माँ जी, इसमें मैंने देसी खांड डाली है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता, प्लीज आप लोग खा लीजिए। सोनम की बात सुनकर सविता और माधुरी मुंह बनाकर खीर खा लेती हैं। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और फिर रसोईया डाइनिंग टेबल अलग अलग तरह का खाना लगाते हैं। इधर निहारिका सोनम के कमरे में जाती है और कहती है, सोनम, बाहर चलो, खाना लग चुका है, सभी साथ में बैठ के खाना खाएंगे। सोनम निहारिका के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर अलग अलग तरह की बहुत सारी डिशेस लगी हुई हैं, जिसको देखकर सोनम हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, इतना सारा खाना, अलग अलग तरह का खाना तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हमारे घर में तो हम 2 समय का खाना मुश्किल से ही खा पाते थे। आओ बहू, बैठो, सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। जी पिताजी। सोनम सभी के साथ बैठकर अलग अलग पकवानों का मजा लेने लगती है। उसे इतना सारा अलग अलग तरह का खाना खाकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो खाना खाते हुए मन ही मन में सोच रही थी, मैं इतना अच्छा खाना खा रही हूँ, लेकिन मेरी माँ और पिताजी वही रूखा सूखा खाना खा रहे होंगे। काश मैं उन्हें भी ये सब खाना खिला सकती। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद निहारिका सोनम के कमरे में आती है और कहती है, सोनम, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखा देती हूँ, आखिर तुम भी तो देखो तुम किस घर की बहू बनी हो। जी जेठानी जी। निहारिका सोनम को घर दिखाना शुरू करती है। सबसे पहले वो नीचे के माले पर बड़े बड़े हॉल दिखाती है और कहती है, देख रही हो,
ये सारे बड़े बड़े हॉल हमारे मेहमानों के लिए और पर्सनल यूज के लिए हैं, और उधर जो कमरे दिखाई दे रहे हैं वो नौकरों के हैं। और देखो यहाँ से बाहर गार्डन का नजारा दिखाई देता है। सोनम बाहर झांक कर देखती है तो बहुत बड़ा गार्डन दिखाई देता है, जहाँ बहुत सुंदर फूल थे और कई माली बागों में पानी डाल रहे थे और सफाई कर रहे थे। यह देखकर सोनम बहुत खुश हो जाती है। तब निहारिका कहती है, आओ सोनम, अब मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरों पर ले चलती हूँ। सीढ़ियों से चढ़कर दोनों ऊपर के मालों पर जाती हैं। फिर निहारिका ऊपर के बड़े बड़े हॉल, बालकनी, कमरे, गार्डन सब कुछ दिखाई देते हैं। ऐसे ही वो बाकी के माले में भी सोनम को घुमाती है। सोनम ये सब कुछ देखकर काफी हैरान थी। फिर भी लोग थक जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। निहारिका सोनम से कहती है, देवरानी जी, आप इतना घूमने में ही थक गए? अभी तो कई गुना और घूमना बाकी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको फिर कभी घुमाऊंगी। आज आप आराम कर लीजिए। अब सोनम अपने कमरे में जाकर आराम करती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनम घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी निहारिका वहां आती है और कहती है, देवरानी जी, आपको घर की डस्टिंग करने की क्या जरूरत है? घर में इन सब कामों के लिए नौकर हैं, वो लोग ये सब काम कर देंगे। जेठानी जी, दरअसल मैंने ही नौकरों को छुट्टी दे दी है। अभी बसंत पंचमी का त्योहार है ना, तो उन्हें भी अपने घर जाना था। आप चिंता मत कीजिए, ये तो घर का काम ही है, तो मैं कर लूंगी। हे भगवान देवरानी जी, आप ही डस्टिंग कर रही हो? ये तो नौकरों का काम है, इसलिए कहते हैं अपने स्टैंडर्ड की बहू लानी चाहिए। कोई आ जाए और आपको ऐसे डस्टिंग करते देख ले तो क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी भला। तभी विहान वहां आ जाता है और ये सारी बातें सुनकर कहता है, माधुरी, अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बनता, और सोनम को इस तरह घर का काम करते देखकर हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी, तो मैं अपनी सोच बदलनी चाहिए। तभी माधुरी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सविता माधुरी से कहती है, माधुरी बहू, रसोइये से कहकर जरा मेरे लिए एक कप कॉफी बनवा देना। जी माँ जी, मैं अभी बनवा देती हूँ। माँ जी, रसोइया बाजार गया है, कॉफी आपके लिए मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर सोनम अपनी सास को कॉफी बनाकर लाकर देती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सविता कहीं जाने के लिए अपनी एक साड़ी निकालती है और वो देखती है कि उस साड़ी में दाग लगा हुआ है। ये देखकर सविता गुस्सा होते हुए अपनी तीनों बहुओं को आवाज देती है। उसकी तीनों बहुएं वहां आती हैं। तब सविता कहती है, निहारिका और माधुरी, तुम दोनों ने क्या मेरी साड़ी देखकर नहीं धुलवाई? इतनी महंगी साड़ी में दाग लग गया है, कैसे छूटेगा अब ये? माँ जी, हमारे यहाँ के धोबी का काम है, मैं तो कहती हूँ कि हमें उसे निकाल देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, इतनी सी बात पर उस गरीब को काम से निकालने की क्या जरूरत है? हो जाती है गलती कभी कभी। माँ जी, लाइए, मैं आपकी साड़ी का ये दाग अभी थोड़ी देर में निकाल के ले आती हूँ। नींबू और सोडा के साथ ये दाग आराम से निकल जाएगा। ऐसा कहकर सोनम अपनी सास की साड़ी लेती है और उसका दाग निकालकर धोकर और प्रेस करके अपनी सास को लाकर दे देती है। ये देखकर सविता बहुत खुश हो जाती है। ऐसी समय बीतता है और एक दिन मोहित अपने घर वालों से कहता है, माँ, पिताजी, आज सोनम का बर्थडे है और मैं सोच रहा था कि हम आज उसका बर्थडे बाहर सेलिब्रेट करें। और हाँ बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है, चलो आज शाम को सभी लोग मिलकर बाहर चलते हैं। सविता यह सुनकर कोई जवाब नहीं देती। अब शाम हो जाती है और मोहित सभी को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है। सभी मिलकर वहां केक काटते हैं। सोनम केक काटकर सबसे पहले अपनी सास को खिलाती है, उसके बाद बाकी लोगों को खिलाती है। फिर सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं और रात में घर वापस आकर आराम करते हैं। ऐसी कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन पड़ोसन आराधना सविता से मिलने आती है और कहती है, अरे सविता, तूने कुछ सुना कि नहीं? हमारे शहर में एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। मेरी बहू प्रीति भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। वैसे तेरी बहू माधुरी भी तो इंटरनेशनल पेंटिंग स्कूल से ग्रेजुएट है, उसे भी तो इसमें हिस्सा लेना चाहिए। आराधना बहन, हमें क्या जरूरत है किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की? भला जीतने पर छोटी मोटी रकम के अलावा और क्या मिल जाता है? आराधना चाची, हमें ऐसी छोटी छोटी कंपटीशन में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, हर चीज पैसों के लिए थोड़ी ना की जाती है। ये तो अपना अपना टैलेंट दिखाने का मौका है। मेरी बहू बहुत अच्छी पेंटर है और वो पार्टिसिपेट भी करेगी और जीतेगी भी। वैसे भी अगर माधुरी बहू हिस्सा लेती तो मेरी बहू से जीत नहीं पाती। आराधना बहन, तुम्हें अपनी बहू पर जरूरत से ज्यादा घमंड है। अब मेरी बहू भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और तुम्हारी बहू से जीत कर दिखाएगी। ठीक है सविता बहन, तो मिलते हैं फिर कंपटीशन वाले दिन। ऐसा कहकर आराधना वहां से चली जाती है। तब सविता अपनी बहू से कहती है, बहू, अब तो ये कंपटीशन मेरी इज्जत का सवाल है, तू मेरी नाक मत कटवाना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आखिर मैंने पेंटिंग का कोर्स किया है। आप चिंता मत कीजिए, जीतूंगी तो मैं ही। ऐसा कहकर माधुरी अपने कमरे में चली जाती है और अपना कैनवास और पेंटिंग का सारा सामान लेकर पेंटिंग करना शुरू करती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो स्कूल में भी पेंटिंग ठीक से नहीं सीख पाई थी, बस पैसे देकर पास हो गई थी, और अब इतने दिनों बाद भला मैं पेंटिंग कंपटीशन कैसे जीतूंगी? मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है कि पेंटिंग करते कैसे हैं। ऐसा कहकर माधुरी अपने कलर खोलकर कैनवास पर पेंटिंग करना शुरू करती है।
काफी देर हो जाती है। तभी सोनम वहाँ कॉफी लेकर आती है और माधुरी को देते हुए कहती है, जेठानी जी, आप काफी देर से पेंटिंग कर रही है, लीजिए पहले कॉफी पी लीजिए। ठीक है, मैं पी लूंगी, तुम कॉफी रख दो और यहाँ से जाओ। सोनम कॉफी रखकर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि माधुरी जो पेंटिंग बना रही थी उसमें कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ये देखकर सोनम कहती है, अरे जेठानी जी, ये आपका कलर कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये तो तुम मुझे सिखाओगी कि पेंटिंग कैसे करनी है। मैंने इतने बड़े इंटरनेशनल स्कूल से पेंटिंग का कोर्स किया है, मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। माधुरी के ऐसा कहने पर सोनम अपने कमरे में आ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, जेठानी जी गलत कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंटिंग बना रही है और उनकी ड्राइंग भी परफेक्ट नहीं है। अगर यही पेंटिंग कंपटीशन में गई तो उनका हारना तय है, फिर तो माँ जी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, मुझे तो कुछ करना ही होगा। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। सभी लोग कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी गोपाल दास कहते हैं, अरे बहू, तुम्हारी पेंटिंग पूरी तैयार तो है ना? हाँ पिताजी, मेरी पेंटिंग पूरी तरह से तैयार है। तो ठीक है बहू, अपनी पेंटिंग ले आओ, अब हमें कंपटीशन के लिए निकलना भी है। अपनी पेंटिंग लेने माधुरी अपने कमरे में जाती है और पेंटिंग उठाकर ले आती है। पेंटिंग कपड़े से पूरी तरह ढकी हुई होती है। फिर सभी लोग कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। वो लोग वेन्यू पर पहुंचते हैं और अपनी पेंटिंग स्टेज पर रखवा देते हैं। सभी कॉम्पिटिटर्स अपनी अपनी पेंटिंग्स के बगल में खड़े होते हैं। वहीं माधुरी मन ही मन में सोच रही होती है, हे भगवान, यहाँ तो इतने बड़े बड़े पेंटर आए हैं, मेरी पेंटिंग तो इतनी खास भी नहीं है, मेरा हारना तय है। अब मैं माँ जी को भला क्या जवाब दूंगी। तभी अनाउंसमेंट पर सभी लोग अपनी अपनी पेंटिंग से कपड़ा हटाने लगते हैं। माधुरी भी अपनी पेंटिंग से कपड़ा हटाती है और पेंटिंग देखकर चौंक जाती है, क्योंकि पेंटिंग बहुत सुंदर होती है और उस पर माधुरी का नाम भी लिखा होता है। ये देखकर माधुरी मन में सोचती है, कितनी सुंदर पेंटिंग है ये, और इस पर मेरा नाम भी लिखा है, लेकिन ये तो मैंने बनाई नहीं, और फिर ये किसने बनाई। थोड़ी देर बाद जज सभी पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर विनर अनाउंस होता है। तब पता चलता है कि माधुरी जीत गई है। माधुरी के ससुराल वाले ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी आराधना सविता के पास आकर कहती है, मुबारक हो सविता बहन, तुम्हारी बहू जीत गई। सचमुच तुम्हारी बहू बहुत इंटेलिजेंट है। ये सुनकर सविता भी बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग घर आ जाते हैं। तब माधुरी सभी लोगों से कहती है, माँ जी, पिताजी, आप लोगों को पता है कि मेरी जो ये पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगी थी और जिससे मैं जीती थी, वो मैंने नहीं बनाई थी। तूने नहीं बनाई थी? ये तू क्या कह रही है बहू? अगर तूने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई थी? तभी माधुरी सभी को बताती है कि वो पेंटिंग सोनम ने बनाई थी। माँ जी, मेरी पेंटिंग तो खराब हो चुकी थी और उस खराब पेंटिंग के साथ मैं कभी नहीं जीत सकती थी, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी। देवरानी जी ने खुद से पेंटिंग बनाकर मेरी पेंटिंग को अपनी पेंटिंग में बदल दिया था और किसी को बताया तक नहीं। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी गोपाल दास कहते हैं, सचमुच बहू, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तो तुमने अपनी सास की बेइज्जती होने से बचा ली। हाँ बहू, तेरे ससुर जी सच कहते हैं। हम तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारा तिरस्कार करते रहे, लेकिन तू दिल से अमीर है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे गलत समझती रही। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। देवरानी जी, मुझे भी माफ कर दो, मैं हमेशा आपको नीचे दिखाती रही। आज के बाद हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और इस तरह सभी लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम अपने घर जाती है तो उसके पिताजी उससे बताते हैं, बेटा, हमने अपने जले हुए घर के लिए इंश्योरेंस क्लेम किया था और उसका पैसा आ गया है, और अब हमारे घर का काम भी शुरू हो गया है। कुछ दिनों बाद हमारा घर बन जाएगा और हम वहां चले जाएंगे, और सरकार ने हमें दोबारा दुकान खुलवा कर देने के लिए भी कहा है। हमारे दुख के दिन बस खत्म होने वाले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है पिताजी, आप दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर सोनम अपने माता पिता को गले से लगा लेती है और इस तरह सोनम के जीवन में हर तरफ से खुशियां दस्तक दे जाती